राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ मशहूर अदाकार मनोज वाजपेयी, जिनका इंतज़ार आपको बरसों से है। मुंबई का किंग कौन? भीखू मात्रे। हमारी जिंदगी का एक के मकसद है, बदला। करारा जवाब मिलेगा। आप लोग झांकिए अपने अंदर, झांकिए अपने अंदर, हटाइए इस शैतान को अपने अंदर से, इस समाज से, नहीं तो पवित्र जगह नरक हो जाएगा और ये बच्चों यादों जैसा लीडर बार बार पैदा होगा और हमारे जैसा चूतिया। मनोज वाजपेयी। बिहार के पश्चिमी चंपारण में जन्मे मनोज वाजपेयी को एक प्रयोगधर्मी अभिनेता के रूप में जाना जाता है। आजा आजा, निकलो बाहर। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। शुरुआती दौर में दिल्ली में लंबा संघर्ष करने वाले मनोज वाजपेयी ने रामजस कॉलेज से पढ़ाई की है। बार बार कोशिशों के बावजूद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन न पा सकने वाले मनोज का नाम आज उन फिल्मी अदाकारों में शुमार होता है जिनके लिए अदाकारी एक जुनून है। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। मनोज वाजपेयी के बेहद करीबी दोस्त फिल्मकार और रंगकर्मी अशोक पुरंग की ज़बानी हमने मनोज के इस जुनून को और समझने की कोशिश की। मेरे थिएटर ग्रुप के लोग ये मानते थे कि मनोज जो है वो मेहनत के देवता है, कि पागल आदमी है, मतलब 16-16 घंटे रिहर्सल, और ये आज समझ में आता है। और मेरे तो सब स्टूडेंट्स के लिए एक ही एग्जाम्पल है मनोज, जो उसको फॉलो करो, उतनी मेहनत कर लो, उसकी आधी मेहनत कर लोगे तो सफल हो जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। किसी भी दायरे में बंधना न पसंद करने वाले मनोज वाजपेयी ने फिल्म सत्या से पहले द्रोहकाल, बैंडिट क्वीन और दौड़ जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल निभाए थे, लेकिन भीखू मात्रे के किरदार में मनोज वाजपेयी ने सनसनी पैदा कर दी। फिल्म थी सत्या। भाई बनना तेरे को, भाई बनना तेरे को, भाई बनना तेरे को, भाई बनना तेरे को। बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता मनोज वाजपेयी हिंदी समेत अनेक भारतीय भाषाओं में फिल्में कर चुके हैं, जिनमें कौन, शूल, अक्स, जुबेदा, रोड, पिंजर, वीर ज़ारा, राजनीति और आरक्षण जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से उन्होंने हर बार बिल्कुल अलग छाप छोड़ी है। ये क्या कर दिया भाजी? भाजी, वो वापस लीजिए इसको प्लीज। भाजी, हमारा कद एकदम काट दिया भाजी। आप कम से कम हमको जॉइंट वर्किंग प्रेसिडेंट। वीरेंद्र, तू मामा जी बात करो ना। कद के बारे में तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। बाबूजी, सब खत्म हो जाएगा। बाबूजी, बाबूजी। हजरात हजरात हजरात। अरे मेला तो लगभग करेगा भाई, जन्माष्टमी है, कोई मोहर्रम थोड़ी बना रहे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में मनोज वाजपेयी ने अभिनय के अपने ही मुहावरे में ऐसा बदलाव पेश किया जो सरदार खान के किरदार को समझना बेहद आसान कर देता है। सलामत अपने घर वापस नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। हजरात हजरात हजरात, सलाम बाजार। हर रोल में खुद को साबित करने वाले मनोज वाजपेयी को उनकी नायाब अदाकारी के लिए 2-2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमको बताइए कि आपकी ज़िंदगी के जो शुरुआती बरस हैं, क्या उनमें ही कहीं कोई ऐसा बीज छुपा हुआ है जो आपको आज अभिनेता या अभिनय की दुनिया में पहुंचा रहा है? नहीं, मैं तो शुरू से ही अभिनेता बनना चाहता था। जब से होश संभाला तब से मैं अभिनेता ही बनना चाहता था। तो दिमाग में कभी कोई ऐसी कोई शंका नहीं थी कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनना है, डीएम बनना है, ऐसी कोई भी शंका मेरे अंदर में नहीं थी, ना कोई द्वंद था। शुरुआती दिन से जो है, जिस तरह के परिवेश से आया हूँ मैं, वहाँ पे अभिनेताओं को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। किस तरह के परिवेश से आप आए? यहाँ पे समाज में जो है
कई सारे प्रोफेशन को अच्छा नहीं देखा जाता है, और जिसमें कि अभिनेता का भी एक प्रोफेशन होता है। फिल्मों में जो लोग काम करने जाते थे या काम करना चाहते थे, उनको हमेशा ये कहा जाता था कि आप जो है डॉक्टर इंजीनियर बनिए, इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाइए। तो उस तरह के परिवेश से आता हूँ मैं। तो ये जो परिवेश है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए कि ये कौन सी जगह थी जहाँ आप पैदा हुए और जहाँ पर? जी, मैं बेलवा गांव की पैदाइश है मेरी, उत्तर बिहार में है, नेपाल बॉर्डर के पास है। और बेतिया शहर जो डिस्ट्रिक्ट टाउन था, मैं वहाँ पे पढ़ा लिखा हूँ। वहाँ पे सेंट स्तानिस्लॉस करके मिडिल स्कूल था, उसमें था कुछ दिन तक। उसके बाद KR हाई स्कूल में पढ़ाई की, और फिर 11th एंड 12th जो था, इंटरमीडिएट जिसको कहते हैं, वो MJK कॉलेज बेतिया शहर में ही था, वहाँ से किया। और फिर उसके बाद दिल्ली आया था। और ये जो परिवार आपका है जी। वो किस तरह का, मतलब जहाँ आपका जन्म हुआ, आपके पिता क्या करते रहे, आप भाई बहन कितने? मैं किसान परिवार से हूँ, मेरे पिताजी किसान रहे हैं, माता जो हैं हाउसवाइफ रही थी। तो गांव में जाहिर सी बात है कि मैं पूरे तौर से एक गांव से आता हूँ, गांव के परिवेश से आता हूँ। और 6 भाई बहन थे हम लोग। और आप कै नंबर पे हैं? दूसरे नंबर पे। जी। तो जो शुरुआती ये ज़िंदगी थी बचपन की, जी। इसमें कभी कुछ आपको याद आता है कि जिसमें आपने ये पहचाना कि आपके अंदर वो अभिनय की दुनिया में जाने का कोई शौक़ आपके अंदर है? बस शुरू से जैसा मैंने आपको बताया कि बचपन से मेरे अंदर में था। अभिनय करना अच्छा लगता था, फिल्में देखना अच्छा लगता था। एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट जिसको दोहा प्रतियोगिता बोलते हैं, उसमें भाग लेना मुझे अच्छा लगता था। मंच पे रहना अच्छा लगता था मुझे। तो मैंने शुरू में ही निश्चय कर लिया था कि मुझे इसी क्षेत्र में जाना है और किसी क्षेत्र में नहीं जाना है। तो जैसा मैंने बताया कि वहाँ पर अभिनय को उतनी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, तो मैंने अपनी इस चाहत को, अपनी इस इच्छा को अपने अंदर ही रखा था। उसको मैंने कभी उजागर नहीं किया था किसी के सामने। और यही इसी इच्छा के साथ मैं दिल्ली की तरफ मैंने रवानगी की थी 12वीं पास करने के बाद। और फिर दिल्ली में क्या हुआ जो धीरे धीरे करके थिएटर और फिर? जी, मैं मूलतः दिल्ली आया था इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में बहुत सुना था, बहुत पढ़ा था मैंने मैगजीन्स वगैरह में, पत्रिकाओं में। श्री नसरुद्दीन शाह साहब की जब इंटरव्यू पढ़ता था तो उसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जिक्र आता था, या श्री राज बब्बर जी का साक्षात्कार जब भी पढ़ता था तो वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जिक्र आता था। तो जो लोग भी वहाँ से स्नातक थे, उनकी बातें पढ़ के, उनके बारे में सुन करके यही लगता था कि यही एक जगह है जहाँ मुझे जाना चाहिए। क्योंकि मैं अभिनय के परिवेश में पैदाइश है नहीं मेरी, ना मैं बड़े शहर में पैदा हुआ हूँ, छोटी जगह का हूँ। तो मुझे अभिनय को पूरी तरीके से सीखना होगा। तो सीखने की लगन थी, और मैं इसी वजह से मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाना चाहता था, और इसी वजह से मैंने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी थी। मेरा एक दोस्त था रविंद्र चौधरी, वो हंसराज कॉलेज में उसके बड़े भाई पढ़ते थे, हंसराज कॉलेज जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में है। तो उसने ठाना हुआ था कि वो अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करेगा। तो वो जाने वाला था, और उसने इस बात का जिक्र मुझसे किया। तो मैंने सिर्फ उससे जो है निवेदन किया कि भाई मुझे भी दिल्ली ले चलो, मैं अपना जुगाड़ टिकट का कर लूँगा, बस मुझे वहाँ पे एडमिशन जब तक नहीं हो जाता है तब तक जो है मुझे अपने भाई के पास रखवा लो। तो उसने इस बात पे मान गया वो, और मैं उसके साथ हो लिया। और फिर एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ रवानगी हुई हमारी। उस दौरान में ट्रेनों की आवाजाही हमारे बेतिया शहर तक, मतलब बड़े शहर तक के लिए होती नहीं थी। बेतिया शहर एक छोटा सा स्टेशन है, उसके पहले मेरे गांव के पास 15 किलोमीटर पर नरकटियागंज जंक्शन था। लेकिन सारी ट्रेनें जो थीं वो बस आसपास ही जाती थी, कोई ऐसी ट्रेन नहीं थी जो पटना भी ले जाए। उसके लिए बस का सफ़र, बसें बदल करके सफ़र करते थे, फिर पटना पहुंचते थे हम लोग। और उसमें भी हमें 10-11 घंटे 12 घंटे लग जाते थे, क्योंकि सड़कों की हालत अच्छी नहीं थी। तो कैसे भी पहुँचे हम लोग पटना, और पटना से फिर हमने ट्रेन लिया। रविंद्र चौधरी का रिजर्वेशन था, मैं पूरी रात जगा रहा,
और बिना रिजर्वेशन के मैंने सफ़र किया था, जो कि गैरकानूनी है, लेकिन मुझे इसका पता नहीं था। और मुझे इतना बताया गया था कि टीटी के नज़र में नहीं आना तुम कभी भी। तो पूरे रास्ते पूरी रात भर टीटी के डर से मैं एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाता रहा और इस तरह से रात बीती थी मेरी। फिर जब ट्रेन अलीगढ़ आई थी तब जाके थोड़ा सोया, क्योंकि अलीगढ़ से जो है बहुत सारे लोकल्स चढ़ते हैं दिल्ली आने के लिए। उसके बाद थोड़ा सोने के बाद दिल्ली से पहले मुझे रविंद्र चौधरी ने उठाया और पहली बार मैंने बड़ा शहर देखा, दिल्ली। जी, दिल्ली विश्वविद्यालय पहुँचे हम लोग, उनके भाई से मुलाकात हुई, उन्होंने काफ़ी मदद की हमारी एडमिशन लेने में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अमूमन बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने अपना फॉर्म भरा था, लेकिन जिस कॉलेज में मैं चाहता था, रामजस कॉलेज में, उसमें मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तो बाहर में ही एक सत्यवती कॉलेज था, उसमें मेरा एडमिशन हुआ। और रामजस कॉलेज में मैंने बहुत कोशिश की 1 साल तक कि मेरा एडमिशन हो जाए। तो फिर बाद में जो है ड्रामा कोटे पे मेरा एडमिशन हो गया उसमें, रामजस में। फिर मैंने रामजस में पढ़ाई की। क्या पढ़ाई की? जी, मैं इतिहास पढ़ रहा था। तो मैं ग्रेजुएट हूँ हिस्ट्री ऑनर्स में। इतिहास पढ़ने का पीछे कारण यही था कि मैं कुछ भी पढ़ाई करके बस ग्रेजुएट होना चाहता था, क्योंकि मेरे पिताजी की दिली इच्छा थी कि आप जीवन में कुछ भी करें, ग्रेजुएट ज़रूर हो जाएं। तो उन 3 सालों में मैंने पढ़ाई तो कुछ नहीं की, इतिहास तो कुछ नहीं जाना, हाँ, लेकिन ड्रामा बहुत किया मैंने। रामजस कॉलेज के लिए करता था, हिंदू कॉलेज ड्रामेटिक सोसाइटी के लिए भी करता था। मैं बहुत सारे स्ट्रीट प्लेज करता था। हमारे शमसुल इस्लाम साहब थे, जो कि सत्यवती कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के वो प्रोफेसर थे। बाद में अभी वो रिटायर हुए हैं प्रिंसिपल की पोस्ट से। उन्होंने बहुत सहारा दिया, अपने स्ट्रीट प्ले वो किया करते थे और वामपंथी विचार के थे। तो जाहिर सी बात है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी हम लोग प्लेस किया करते थे। मेरे लिए एंटी इस्टेब्लिशमेंट मतलब नहीं रखता था, मेरे लिए मतलब ये रखता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अभिनय कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं भाषा सीखूँ। मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर थी, अंग्रेज़ी मतलब 20% आती थी, 80% आती नहीं थी। तो इन 3 सालों में न सिर्फ अभिनय सीखना था, बल्कि हिंदी को भी अच्छा करना था और अंग्रेज़ी में बात करना सीखना था, अंग्रेज़ी की जानकारी प्राप्त करनी थी। वो 3 साल जो है काफ़ी मेहनत के समय थे। अभिनय के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से अच्छे उस पर महारत हासिल करना, जैसे हिंदी या इंग्लिश। ये समय जो था 18 घंटे काम करने का था और बीच बीच में मैं क्लास चला जाया करता था और एग्ज़ाम के ठीक 1 महीने पहले पढ़ाई करता था मैं। उसके पहले मैं पढ़ता ही नहीं था, मैं सिर्फ नाटक किया करता था। ये कौन सा साल रहा होगा जब आप रामजस कॉलेज में पढ़ रहे थे और नाटक कर रहे थे? ये 80s की बात है जी, लेट 80s में, मतलब 90s के अर्ली ईयर में। कुछ याद कीजिए, कौन कौन से नाटक रहे होंगे जो रामजस में रहते हुए किए गए होंगे? मैंने शेक्सपियर का नाटक किया था, कॉमेडी अफेयर्स किया था, जिस पे गुलजार साहब ने अंगूर बनाई हुई है। मैंने किया था जनशत्रु, इब्सन का नाटक है, एनिमी ऑफ द पीपल, गिनी पिग। उसके अलावा 300-400 स्ट्रीट प्लेस के हमने शोज़ की इन 3 सालों में मैंने किए थे। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी दिनचर्या क्या होती होगी। उसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा कि हिंदी और अंग्रेज़ी को उसको भली भांति उसको सीखना, ये भी एक बहुत बड़ा काम था। तो ये रामजस में रहते हुए ही आप NSD ट्राई कर रहे थे? नहीं, उस दौरान में NSD के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी था। तो ग्रेजुएट होने के बाद फिर मैंने नेशनल स्कूल ड्रामा का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, जिसमें मैं फ़ेल हो गया। ये अनुभव कैसा था? बहुत ही दिल दहला देने वाला था, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में और कोई भी आगे की योजना नहीं थी। मेरी योजना जो भी थी भविष्य की, वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से होकर के ही जाती थी और वो सारी योजनाओं में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय शामिल था। और चूँकि जिसको कहते हैं कि प्लान बी मेरे पास नहीं था, उसका कोई मेरे पास में ऑल्टरनेटिव नहीं था कि इसके बाद अगर नहीं होगा तो क्या करूँगा।
वो जो 1 महीना गुजरा था वो बहुत ही दुखदाई था मेरे लिए। मुझे ऐसा लगा कि जो भी सपना मैंने देखा था वो सब ख़त्म हो गया। और लेकिन मंडी हाउस जाता रहता था। मंडी हाउस जहाँ पर दिल्ली में काफ़ी नाटक होते हैं और वो केंद्र है सारी सांस्कृतिक गतिविधियों का। तो वहाँ पे जाते आते कुछ एक लड़कों से मैं मिला तो उन्होंने कहा कि संभव थिएटर ग्रुप है, जो कि दिल्ली रंगमंच का सबसे बड़ा थिएटर ग्रुप माना जाता था। वो लोग 1 साल की ट्रेनिंग का कोर्स शुरू कर रहे हैं, 2,500 रुपये लगेंगे। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये इसमें सारे एनएसडी से निकले हुए लोग ही आपको सिखाएंगे। वो काफ़ी जिसे कहें कि एनकरेजिंग था मेरे लिए कि ये कुछ तो मिला करने के लिए। और वो 1 साल मैंने जी जान लगा करके उनका कोर्स किया मैंने। और वो 2,500 रुपये जो देने थे वो भी मैंने दोस्तों से कर्जे लेकर के किसी तरह से उनको दिया था। दिल्ली में जो मुश्किल मेरे लिए काम करना कभी मुश्किल नहीं रहा था मेरे लिए। उत्साह में कभी कोई मुश्किल नहीं रही, साहस में कभी कोई मुश्किल नहीं रही। जो मुश्किल रहा था ये कि आप मेरे पिताजी जो है 200 रुपये भेजते थे, क्योंकि उतना ही जो है वो उतनी की ताकत थी उनके अंदर में। और कभी कभी उसकी भी ताकत नहीं होती थी उनके अंदर, क्योंकि 6-6 बच्चे पालने थे उनको। 200 रुपये में गुजारा करना मेरे लिए बहुत भारी हो जाता था, क्योंकि रूम का खाने का करने के बाद सिर्फ हाथ में 20 रुपये बचते थे और 12 रुपये का बस पास होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप रहते कहाँ थे? मैं मुखर्जी नगर रहता था। अब बस पास के चक्कर में मुझे ताकि बस पास मुझे मिलता रहे यूनिवर्सिटी का, मैंने पाली लैंग्वेज में एमए में एडमिशन लिया। मैं क्लास जाता था, मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि मेरे दिमाग में हर तरीके से ये था कि ग्रेजुएट करने के बाद अब मैं सिर्फ अभिनय करूँगा। लेकिन बस पास के चक्कर में उसमें एडमिशन ले लिया था मैंने। क्लास कभी जाता नहीं था। और उधर संभव थिएटर ग्रुप का वर्कशॉप भी शुरू हो गया। तो एक तरह से समझिए कि मैंने पाली लैंग्वेज को बीच में ही तिलांजलि दे दी। और कुछ लोगों के साथ मैं मंडी हाउस के पास ही रहने लगा था। लेकिन वो 365 दिन जो थे मेरे संभव थिएटर ग्रुप का जो पूरा वर्कशॉप था, उसने मेरे लिए जो है एक मतलब आशीर्वाद के रूप में आया था। वो 365 दिन में मैंने उनके साथ 3-4 नाटक किए और सारे दिग्गज निर्देशकों के साथ। नाम लीजिए। देवेंद्र राज अंकुर थे, रॉबिन दास थे, अखिलेश भाई थे, शिवल्लभ व्यास थे। ये सब बड़े नाम थे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के। और इन लोगों ने जो है सुबह से शाम हमको ये लोग पढ़ाते थे, हमें ट्रेनिंग करते थे। 365 दिन में मैं 364 दिन तक उनके क्लास में गया था। इतनी बड़ी हाजिरी जो है किसी और स्टूडेंट की नहीं थी। और मुझे जो है काफ़ी पसंद भी किया जाने लगा। और ये जो निर्देशक थे, ये जो टीचर थे, इनकी हौसला अफजाई या इनकी बातचीत मेरे बारे में जो मंडी हाउस में होने लगी इनके ज़रिए, उसने मुझे काफ़ी मशहूर किया मंडी हाउस में। और जब मैं नाटक मैंने जब किए इन लोगों के, मेरी बड़ी तारीफ़ हुई उसमें। तो मुझे ऐसा लगा कि अब नेक्स्ट ईयर भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मुझे अब दिक्कत नहीं होगी एडमिशन में। मैंने फिर दिया और फिर से मुझे खारिज कर दिया गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। इस बार उतनी तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि मंडी हाउस में काम की कमी नहीं थी मुझे। और इसी दौरान मैंने छाव सीखना शुरू कर दिया। छाव जो है एक सेमी क्लासिकल डांस है जी। छाव भी सीखना शुरू कर दिया। सुबह में 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे एक गुरुजी थे जो सिखाते थे ओपन एयर में। और मैं करीब 4 साल तक वो मेरा छाव का क्लास किया था मैंने। और उसी साल रघुवीर यादव जी मिले, बहुत मशहूर अभिनेता। उनके नाटक देख करके मैं गदगद हो जाया करता था। मैं उनके परफॉर्मेंस से बहुत सीखता था। रघुवीर यादव मुझे मिले, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे बड़े चर्चे मैंने सुन रहा हूँ कि भाई तुम बहुत अच्छे अभिनेता हो, तो बैरी जॉन एक वर्कशॉप कर रहे हैं, तुम उस वर्कशॉप में आ जाओ। और अगर बैरी को तुम्हारा काम पसंद आएगा वर्कशॉप में, तो आपको जो है बगदाद का गुलाम करके एक नाटक हम करने वाले हैं, उसमें तुम्हें रोल मिल जाएगा। रेपर्टरी कंपनी कर रही थी?
जी नहीं, ये बैरी जॉन खुद कर रहे थे अपने ग्रुप के लिए, थिएटर एक्शन ग्रुप करके और था। तब रघु भाई वहाँ काम करते थे। रघु भाई को बुलाया गया था क्योंकि बैरी जॉन रघु भाई के साथ ये नाटक करना चाहते थे। अच्छा। तो रघु भाई उसमें मेन रोल में थे, लेकिन बाकी जो पात्र थे उनकी कास्टिंग वर्कशॉप के ज़रिए होनी थी। अच्छा। बहुत सारे लोगों के साथ मैं भी शामिल हुआ। उसमें शाहरुख खान भी थे उस वर्कशॉप में। उसमें टेलीविज़न के बहुत चर्चित नाम दिव्या सेठ जी थी, ऋतुराज जी थे उस वर्कशॉप में। हम सब लोग ने काम करना शुरू किया। हम बड़े अच्छे दोस्त भी हो गए और भाग्य से मेरी कास्टिंग भी हो गई उसमें और बहुत अच्छे रोल में हुई। और उस रोल ने मुझे बहुत चर्चित किया। ख़ास करके जो आलोचक थे उन्होंने यहाँ तक लिख दिया था कि अगर रघुवीर यादव का रोल कोई और कर सकता है दिल्ली रंगमंच पे, तो जिसने रहमतुल्लाह का रोल किया है मनोज बाजपेयी, वही कर सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि मेरे लिए रघुवीर यादव से बड़ा एक्टर उसमें कोई था नहीं। और मैं लगातार काम करते हुए उनसे सीख ही रहा था और मुझे उस तरह का एक्टर बनना था। तो रघु भाई को देख करके, उनकी संगत से बहुत कुछ सीखा मैंने। और बैरी जॉन ने मुझे मेरे काम से खुश होकर के, मेरी लगन से खुश होकर के 1200 रुपये पे मुझे थिएटर एक्शन ग्रुप में रख लिया महीने पे। उसमें मेरा काम ये था कि उनको सारे वर्कशॉप्स को संचालन करना, बच्चों को सिखाना। और बैरी ने मुझे ये वादा किया कि तुम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अब कोशिश मत करो, मैं खुद सिखाऊंगा तुमको। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुमको थिएटर सिखाऊं। फिर बैरी जॉन मुझे बहुत सारी किताबें दिया करते थे, जैसे शमसुल इस्लाम शुरू के दिनों में किया करते थे, वो मुझे किताबें देते थे, मेरी उर्दू सही करते थे शमसुल इस्लाम। वैसे ही बैरी जॉन मुझे इंग्लिश सिखाने लगे, जिसकी चाहत मेरे अंदर में बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि मुझे इतना पता था कि अगर आप अंग्रेज़ी नहीं सीखेंगे तो इस बड़े शहर में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि बड़े शहरों का एक चलन है कि हिंदी में आप काम तो करते हैं, लेकिन आपको अंग्रेज़ी भी बखूबी आनी चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है। तो ये मैं जानता था। बैरी जॉन के संगत के कारण मेरे अंदर में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, न सिर्फ एक अभिनेता के तौर पे और एक रंगकर्मी के तौर पे, या फिर एक इंग्लिश जानने को लेकर के, मेरे व्यक्तित्व में बहुत सारा निखार आया। बैरी ने मेरे पूरे व्यक्तित्व को निखारा। एक गांव का लड़का जो अभी पूरी तरीके से, जिसे कहें कि मिट्टी का गोला था, उसको एक स्वरूप जो है वो बैरी जॉन ने दिया। जब कोई कहता है कि मेरे टीचर कौन रहे हैं मेरे जीवन के, मेरे अभिनय के, मेरे रंगमंच के, तो हमेशा बैरी मेरे दिमाग में आते हैं। क्योंकि बैरी से बड़ा योगदान किसी का नहीं रहा। उन्होंने पूरा का पूरा मुझ पर भरोसा किया और मुझे एक ऐसा सहारा दिया जिसने मेरे पूरे दिल्ली के समय को बहुत आसान कर दिया। 1200-1300 रुपये कमाने वाला अभिनेता मैं अकेला ही था रंग मंडी हाउस में, और कोई नहीं था। या तो आपको कमाना होता था उससे ज़्यादा तो रेपेट्री कंपनी में अगर आपकी नौकरी लग जाए तो आप कमाते थे। और रेपेट्री कंपनी के लिए मैं कोशिश करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं बड़े आज़ाद ख्याल का आदमी रहा हूँ। मुझे सुबह जा कर के शाम को आना किसी जगह से मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर से बैरी जॉन के साथ रहते हुए एक बार और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए तीसरी बार कोशिश की मैंने, जबकि बैरी ने कहा था कि नहीं करो, मत करो। लेकिन चूंकि मेरे बचपन के सपने से जुड़ा हुआ था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, तो मैं उसके लिए पीछे लगा हुआ था। वो मेरे दिमाग से जा नहीं रहा था। मुझे लगता था कि मुझे इसमें जाना है, ये मेरा सपना है। तीसरी बार कोशिश की, तीसरी बार भी खारिज हो गया। और अब रिजेक्शन जो है लेना मेरी आदत में शुमार हो चुका था। जब कोई कहता है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रवेश नहीं पाने से तुमने क्या सीखा, वैसे प्रवेश नहीं पाने से जो मैंने सीखा कि बाहर में मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के किसी भी छात्र से ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया था मैंने। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं रंगमंच के ज्ञान को लेकर के मैं ज़्यादा भागना दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे कहीं से भी ज्ञान मिलता था मैं उसके पीछे भागता था। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की लाइब्रेरी को मैंने जितना यूज़ किया
उतना शायद किसी और छात्र ने नहीं किया होगा। मैं उनका लाइब्रेरी जाके यूज़ करता था। मैं दिन भर जब भी खाली समय होता था मैं लाइब्रेरी में पाया जाता था। मैं बाहर बैठ कर के ज़्यादा बातचीत करता नहीं था, क्योंकि मैं शुरू से शांत स्वभाव का रहा हूँ, तो चुपचाप रहना जो है मेरी आदत में शुमार था। तो मैं ज़्यादा पूरे दिन या तो मेहनत करो, रंगमंच करो, बैरी के साथ वर्कशॉप कीजिए, या तो किताबें पढ़िए, या तो लाइब्रेरी में जाके बैठिए। इसी तरह की दिनचर्या मेरी होती थी। इसके अलावा मेरी कोई या फिल्में देखो, या कोई नाटक देखो, या किसी शास्त्रीय संगीत का समारोह हो रहा है तो उसको सुनने जाओ, मेरे लिए ये गतिविधियों में शामिल होना, सारी जो गतिविधियाँ हो रही हैं उसका दर्शक होना या उसमें अभिनय करना, बस ये मेरी आदत में शुमार था। इसके अलावा मैंने दिल्ली में कुछ नहीं किया। अगर आप कहें कि दिल्ली में मैंने बहुत सारी पार्टियां की दोस्तों के साथ, नहीं, मैंने सिर्फ काम किया दिल्ली में, सिर्फ ज्ञान हासिल किया, सिर्फ अभिनय की बारीकियों को समझा, सिर्फ हिंदी और अंग्रेज़ी पे काम किया मैंने। ये पूरे 10 साल तक, 10 साल का जो मेरा समय रहा है दिल्ली का, बिहार से आने के बाद, उसमें मेरी 10 साल की दिनचर्या यही रही थी। और बैरी जॉन जी के कारण मैं फिर पेरिस भी गया था 1-2 महीने के लिए। वहाँ पर उन्होंने फ्रेंच एक्टर्स के साथ में नाटक किया था जो आए थे वहाँ से। अब उनका शो होना था पेरिस में, और उसमें मैं मेन रोल भी कर रहा था। और वो फ्रेंच एक्ट्रेस ने ही मुझे चुना था वर्कशॉप के ज़रिए। उन्होंने ही जो है वोटिंग करके सब ने कहा था कि मनोज करेगा। तो ही दिल्ली में हमने इंग्लिश में किया, और फिर हमको करना था फ्रेंच में सेम प्ले को पेरिस में। अशोक पुरंग जी मेरे बड़े अंतरंग मित्र थे, वो थिएटर एक्शन ग्रुप में थे। उन्होंने मुझे, वो फ्रेंच जानते थे, उन्होंने मुझे किताब ला के दी फ्रेंच में क्रैश कोर्स करने की। मैं लगातार फ्रेंच सीखता रहा। अशोक पुरंग जी आते थे, वो मेरे साथ बैठते थे, जब वो नहीं होते थे तो मैं वो किताब पढ़ता रहता था और कुछ ना कुछ फ्रेंच में बोलता रहता था। जब डायलॉग्स आए फ्रेंच में लिखे हुए, 1 महीने तक मैंने दिन रात एक कर दिया था उन डायलॉग्स पे महारत हासिल करने में। फिर जब मैं पेरिस जा रहा था तो मेरे पास में एक भी पैसा नहीं था ताकि मैं डॉलर ले सकूं। किसी तरीके से अशोक पुरंग जी ने कुछ पैसे दिए। मेरे एक अमित भाटिया थे मेरे दोस्त, उनका बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा मैं, वो गुज़र गए अब तो। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए जिससे मेरे पास में $500 हो पाए। $500 लेकर के मैं एयर फ्रांस में यात्रा मैंने की थी, और मैं पेरिस में एक फ्रेंच एक्टर के घर पे ही मुझे रखा गया था। पेरिस की यात्रा ने मुझे बहुत सिखाया। वो 2 महीने का जो सफ़र था मेरा, उससे मेरा जो कहें कि मस्तिष्क का जो विकास या उसकी जो देखने का नज़रिया चीज़ों को, और उसने और भी बदला था। वहाँ पे परफॉर्मेंस किया, वहाँ पे परफॉर्मेंस करने के बाद जो वहाँ पर दर्शकों से जो प्रतिक्रिया मिली, उसने मेरा और उत्साह बढ़ाया। वापस आया, वापस आने के बाद बैरी के साथ लगातार काम करता रहा। फिर मंडी हाउस में नाटक करता रहा। इनके शर्मा जी मिले जो कि जन नाट्य मंच में थे। जन नाट्य मंच में सफदर हाशमी भी हुआ करते थे उस दौरान। इनके शर्मा और मैंने मिलकर के हंस में एक कहानी छपी थी, नेटुआ। हमने सोचा कि इसको हम करेंगे और इनके शर्मा डायरेक्ट करेंगे। फिर एक्ट वन नाम की संस्था का या एक ग्रुप का जन्म हुआ उस नेटुआ प्ले के कारण, और नेटुआ ने मुझे पूरी तरीके से स्थापित कर दिया था। यहाँ पर एक्ट 1 के बारे में कहिए कि उसमें एनके और आप और कौन लोग थे जो उसकी स्थापना की? देखिए, जैसे मैं ये श्रेय किसी और को नहीं दूंगा। ये श्रेय मैं सिर्फ एनके को और ख़ुद को दूंगा। हमने एक्ट 1 की स्थापना की थी नेटुआ प्ले करके, और नेटुआ जो है बहुत बड़ा, बहुत सफल हुआ था। यहाँ तक नेटुआ ने पूरे रंगमंच के आयाम को बदल दिया। इस तरह का प्ले हुआ था वो। लोगों ने एक बार नहीं 10-10 बार वो प्ले देखा था। मेरा छोटा भाई तब तक आ चुका था गांव से। मैंने उसको कहा था कि तुम आ जाओ। वो कंप्यूटर सीखना चाहता था, उसको कंप्यूटर में एडमिशन भी करा दिया, और वो अलग अपना रहने लगा। फिर बाद में मैं उसके साथ रहने लगा। फिर मेरी बहन ने मुझे इस बीच पत्र लिखा। वो फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती थी। वो किसी भी तरीके से
जल्दी से शादी नहीं करना चाहती थी, जैसा कि हमारे समाज में कर दिया जाता था लड़कियों की शादी ग्रेजुएशन करने के बाद या इंटर करने के बाद। तो मैंने मेरी अपनी माँ को चिट्ठी लिख करके मनाया कि उसको आने दो। तो मेरी माँ की शर्त यही थी कि दूसरे जात में शादी नहीं करेगी। अच्छा। तो मैंने उनको ये सांत्वना दिया कि भाई शादी जहाँ आप चाहेंगी वहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अगर इसकी इच्छा है फैशन डिज़ाइनर बनने की वो हो जाए, और मैं दिल्ली शहर में ही हूँ तो इसको रहने की दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे साथ ही रहने लगी। उसका एडमिशन सफदरजंग इंक्लेट में एक फैशन इंस्टीट्यूट था उसमें करा दिया। इस तरह से करते हुए हमारे 10 साल बीते, और 10 साल में कई सारे नाटक किए। बैरी जॉन के साथ रहा, बहुत लंबे समय तक साथ रहा। उनका योगदान बहुत, हर दिन करते रहे, और गिनती भूल गया हूँ कि कितने शोज़ किए होंगे हमने। मेरे भाई और मेरी बहन अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे, और बाद में हम मेरे अंतिम समय जब 10 साल पूरे होने को आ रहे थे तब मेरे भाई ने जॉब भी करना शुरू कर दिया था, और मेरी बहन भी कुछ न कुछ करने लगी थी। तो घर में पैसे आ जाते थे। मनोज भैया काम करे ना करे, खाना ज़रूर मिल जाता था। तो ये वो समय जो थे, चूँकि आप युवा हैं और युवा मन जो होता है वो हार मानने वाला नहीं होता है। युवा मन जब तक आदमी 30 का नहीं होता है, मेरा अपना मानना है, तब तक उसको इतनी मेहनत करनी चाहिए कि मतलब मेहनत जो शब्द है वो भी छोटा पड़ जाए। क्योंकि आप जितना काम उस समय तक करते हैं उसी का आप पूरी ज़िंदगी तक आप उसका फ़ायदा उठाते हैं, और वही हमेशा जो आपके काम आता है। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब तो रंगमंच में क्या करूं, मैं इतना समय दे दिया रंगमंच को। तभी शेखर कपूर दिल्ली आए थे, उनका बुलावा आ गया। उन्होंने मेरा कहीं से फ़ोटो देखा था, और वो बैंडिट क्वीन की शूटिंग कर रहे थे। तिग्मांशु धुलिया कास्टिंग डायरेक्टर थे। तो उन्होंने आके मुझसे कहा कि भाई तुम्हारा फ़ोटो उनको पसंद आया है, तुम चल के मिल लो। पहले तो यकीन नहीं हुआ कि शेखर कपूर मुझे क्यों बुलाएगा। मैं तो दिल्ली में एक ऐसा एक्टर हूँ जो दिल्ली रंगमंच में लोग जानते हैं मुझे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कोई जाने इसकी कोई संभावना नहीं थी। खैर मैं मिला उनसे, और पहली बार में ही उन्होंने मेरी कास्टिंग भी कर दी। शूटिंग करने के लिए जब हम गए तो उस दौरान में शेखर कपूर जी ने हमारा बहुत उत्साह बढ़ाया, और इसके साथ साथ उन्होंने हमें डराया भी, ये कह के कि इतने साल तुम लोगों ने इस थिएटर को दे दिए हैं, लेकिन आज भी तुम अगर बीमार पड़ जाओ तो तुम अपना इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास। अगर शादी कर लो तो बीबी को खिलाने के लिए आपके पास में एक इनकम नहीं है। बच्चा आप भी पैदा नहीं कर सकते हो, तुम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उनकी बात ऐसी दिल को लगी कि फिर हम बम्बई आ गए, और फिर बम्बई की यात्रा हमारी शुरू हुई। एनएसडी में नाकामियों की वजह क्या रही होगी? क्या सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें कोई खोट है? सेलेक्ट करने वाले लोगों में प्रतिभाओं को पहचान न पाने की कोई वजह है? या फिर जो उसमें फॉर्मेलिटीज़ के अलग अलग चरण हैं, वो क्या वजह रही कि एक आदमी जिसका ख्वाब ही है कि वो एनएसडी में पढ़े, आखिरकार वो एनएसडी में नहीं पढ़ पाता? पता नहीं, मैंने इस बारे में बहुत सोचने की कोशिश की। कभी लगा कि शायद सिलेक्शन सिस्टम में कुछ एक चीज़ें हैं जो जिसके कारण मेरे जैसे पता नहीं कितने सारे अभिनेता जो कि सिर्फ जिनका सपना रहा होगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाने का, वो अधूरा रह गया होगा। लेकिन उसके साथ साथ एक बात ये भी है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 18 सीट होते हैं। 18 सीट में से 7 सीट जो है वो कोटे वाले सीट्स हो जाते हैं। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, मूलतः मेरे जैसे अभिनेता आते हैं, वो सिर्फ 11 सीट में से एक में जाने का उनका चांस होता है। इतने बड़े देश में अगर सिर्फ 18 सीट राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसी जगह में है, वो तो मेरे ख्याल से बाकियों के साथ अन्याय है। और इसकी मैं लगातार चर्चा करता रहा। मैं जब भी मुझे मौका मिलता है, मैंने नीतीश जी से को भी लिख के दिया था, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं,
उनको कितनी बार मैंने ज्ञापन दिया, और मेरी हमेशा से हर सरकार से ये निवेदन रहा है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसी इतनी बड़ी संस्था सिर्फ 18 लोगों के लिए ही क्यों बनी है, वैसी संस्था बाकी राज्यों में क्यों नहीं है। क्योंकि रंगमंच का भला नहीं होगा अगर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसे संस्थाएं हर जगह पे नहीं होंगी तो। क्योंकि हर कोई जो जाता है वो सिर्फ फिल्मों में जाने के लिए नहीं जाता है, उसमें से बहुत सारे लड़कियां ऐसी होती हैं जो रंगमंच की सेवा करना चाहते हैं, रंगमंच में ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकल करके बहुत सारे लोग हैं, 50% बम्बई की तरफ नहीं जाते हैं, 50-60%। वो सब अपनी अपनी छोटी छोटी जगहों पे या दिल्ली में ही रंगमंच में मशगूल हो जाते हैं। तो ऐसी संस्था का हर राज्य में होना बहुत आवश्यक है। अभी मैंने सुना कि JNU ने मास्टर्स की डिग्री शुरू की है थिएटर में, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ऐसी योजना मेरे ख्याल से सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ को लागू करनी चाहिए। रंगमंच अपने आप में कोई सिर्फ एक्टिंग से उसका लेना देना नहीं है। हर बच्चा अगर शुरू से सांस्कृतिक गतिविधियों में रहेगा तो उसका एक जो पूरा विकास होता है वो उसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कोई भी और चीज़ उसको दे पाएगी। और मैंने मनीष सिसोदिया जी से भी कहा था, जो कि आजकल सरकार चला रहे हैं, जिसके सरकार में शामिल हैं वो आम आदमी पार्टी की, उनसे मैंने कहा था कि आप जो है रंगमंच को कंपलसरी कीजिए स्कूल्स में, क्योंकि उस समय वो एजुकेशन मिनिस्टर थे पिछली बार जब आए थे वो। तो अपनी तरफ से तो मैं हमेशा जो भी लोग सत्ता पे काबिज हैं उनसे मेरा निवेदन रहा है, क्योंकि अगर 4 बार रिजेक्शन होता है उसका मतलब नहीं है, इसका 4 बार कोई तभी आएगा जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की हर सुविधाओं का वो लाभ उठाना चाहता है। तो फिर आपने ये भी कहा कि बैंडिट क्वीन के बाद फिर आपका सफ़र मुंबई की तरफ बढ़ गया, जो कि अभी जारी है। अपने साथ जो आप अपने छोटे से गांव का व्यक्तित्व लाए थे, उसको अपने इन 10 वर्षों में दिल्ली में रहने के दौरान आपने बहुत कुछ उसमें से सीखा और कुछ को अनसीखा किया, जिसमें अंग्रेज़ी का एक पहलू जो आपने बताया वो तो है ही है, हिंदी का भी है। इसके अलावा जो ख़ुद आपका एक पर्सनालिटी मेक है, जिसमें आप कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप में ही रहते हैं और बहुत बोलना या एक एक्सट्रोवर्ट होना आपको अच्छा नहीं लगता। ये सारी चीज़ें क्या मुंबई आने के बाद आपके इस प्रोफेशन में कहीं कोई बाधा की तरह खड़ी हुई? जी, बाधा रही है। अब तो मैं काफ़ी खुल गया हूँ। अब मैं काफ़ी लोगों से अपने आप को मैं एक्सप्रेस कर पाता हूँ। मैं बहुत सालों तक सिर्फ अंदर में चीज़ों को रखता था, और रंगमंच ने, अभिनय ने कुछ कहें तो जो चीज़ें की उसमें जो सफलता मिली उसके कारण भी एक विश्वास आया इन सब चीज़ों के कारण। और एक विश्वास के आने के बाद आपका व्यक्तित्व का विकास भी बहुत होता है। आप ज़्यादा विश्वास के साथ अपनी बातें रख सकते हैं, इसकी भी आपके अंदर में ताकत आती है। अगर आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो बाधा तो होती है। लोग आपकी बात समझ नहीं पाएंगे, लोग आपके सपने के साथ जुड़ नहीं पाएंगे, लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि आपके विचार क्या हैं। तो शुरुआत में बाधा रही है, यहाँ तक कि बहुत बार मेरे ही एक्ट 1 ग्रुप में, जिसमें बाद में पीयूष मिश्रा, आशीष विद्यार्थी, गजराज राव, सुजीत सरकार, इम्तियाज़ अली, ये सब जुड़े थे। सब लोग होते थे, मैं लेकिन बात ही नहीं करता था। लेकिन कई बार बात नहीं करने से ऐसा लगता था जैसे कि मैं कोई दम्भी आदमी हूँ। तो इसकी भी संभावना हो जाती है कि अगर आप लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं तो आपके बारे में कई सारी बातें भी हो जाती हैं, गलत बातें भी हो जाती हैं कि आप दम्भी हैं, आप में अहम है, जिसके कारण आप अनजाने में दुश्मन भी बना लेते हैं। तो खैर, अब तो व्यक्तित्व में उस तरह का बहुत सारी चीज़ों का बदलाव खुद भी किया है, और खुद समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदली भी हैं। थिएटर से आए हुए जो लोग होते हैं
चूँकि वो अपने काम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ख़ासतौर पर अभिनेताओं के बारे में कह रहा हूँ, जिसको नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि वो डायरेक्टर जो कि शॉट के बीच में कट 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 बोलता है और वो एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा करने के लिए अपने को एंटाइटल्ड महसूस करता है, कट कट, वो ये बता भी नहीं पाता कि वो क्या चीज़ है जो वो चाहता है और आप नहीं कर पा रहे, जबकि आप अपने काम को अच्छी तरह जानते हैं। जी। इस सिलसिले में, क्योंकि नाटक का एक लंबा अनुभव और उसके बाद फिल्म जो कि एक बिल्कुल अलग दुनिया है, इन दोनों के बीच में जब आप अपनी कोई राय बनाते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन के वो पॉइंट्स क्या हैं जहां आपको लगता है कि जिस आदमी के इशारों पर आपको काम करना है वो खुद ये नहीं जानता कि आपसे वो क्या चाहता है? देखिए, ये जब आप किसी प्रोफेशन में होते हैं तो ये आवश्यक नहीं कि आपके अनुभव को या आपके ज्ञान को हर कोई मैच कर पाए, लेकिन चूंकि मेरे साथ में मैं चीज़ों को थोड़े से दूसरे ढंग से देखता हूँ कि जब मैं एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता हूँ तो मैं पूरी तरीके से सरेंडर करता हूँ अपने आप को। नसीर भाई बिल्कुल सही कहते हैं कि कहीं ना कहीं तनाव होता है जब आपको ये पता चलता है कि जिस डायरेक्टर के अंदर आप काम कर रहे हैं उसको ये तक पता नहीं है कि वो फिल्म क्या बना रहा है। उस समय आप बहुत निराश हो जाते हैं, या जिसको गुस्सा आता है वो नाराज़ भी होता है। तो मैं जब इस ऐसी परिस्थितियों में जाता हूँ तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता हूँ कि मुझे लगता है कि ये जो मेरा निर्णय था ये गलत हो गया। और अमूमन जितने डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया है जो बहुत ज़्यादा जिनको नॉलेज रहा है या जो जानते हैं कि वो अपने एक्टर्स के साथ क्या चाहते हैं, वो जो जानते हैं कि वो क्या फिल्म बनाना चाहते हैं, अमूमन वो सारी फिल्में कहीं ना कहीं किसी मुकाम तक पहुंची हैं। लेकिन जैसे ही कुछ एक फिल्में जो आप करते हैं, जो निर्णय लेते हैं करने के लिए, और जो जिसके डायरेक्टर, जिसके कैप्टन ऑफ शिप कहते हैं जिनको, जिनको पता नहीं होता है कि वो क्या बनाने निकले हैं, और वो कितनी बार कहते हैं कि मनोज जी कुछ कर दीजिए। अब वो कुछ कर दीजिए, क्या करूं वो समझ नहीं आता है। वो सिर्फ कहते हैं कि कुछ कर दीजिए। वो कुछ क्या हो सकता है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो थोड़ा तनाव तो ज़रूर होता है अंदर में, थोड़ी सी निराशा तो होती है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को हमेशा दोष देता हूँ कि ये मैंने जो निर्णय लिया, मेरे ख्याल से ये मेरी गलती थी, इस डायरेक्टर की गलती नहीं थी। कहीं ना कहीं मैं नहीं समझ पाया इस डायरेक्टर को कि इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। जब आपकी कोई फिल्म, मैं शुरुआती आपके करियर के शुरुआती दौर के बारे में कह रहा हूँ, जहाँ अचानक आप लाइमलाइट में आ जाते हैं और तब आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं, और तब वहाँ शोहरत में पहुँचने के बाद उस पहुँचे हुए आदमी की से कुछ उम्मीदें की जाती हैं कि अब वो इस तरह एक सेलिब्रिटी की तरह बिहेव करेगा। जब आप एक एक्टर और एक सेलिब्रिटी दोनों को जीने के बाद जब आप ये देखते हैं कि वो जो उम्मीदें आपसे की जा रही हैं उसके लिए आप कभी तैयार नहीं हैं या हैं? इरफान जी, मैं थोड़ा सा इस मामले में अलग रहा हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि अभिनय मैं अपने लिए करता हूँ। सफलता या असफलता ये अभिनय की यात्रा के दोनों बहुत बड़े हिस्से हैं। ना मैं सफलता को सर पे चढ़ाता हूँ, ना मैं असफलता से घर पे बैठ जाता हूँ। अभिनय करने के लिए निकला हूँ मैं, और अभिनय मेरी यात्रा है, उस पे मुझे चलते जाना है। लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं, इसकी वजह से मैं अपने जीवन को नहीं जीता। ये मुझे लगता है गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं तो अपने परिवार की आशाओं और अपेक्षाओं की वजह से तो मैं अभिनेता नहीं बना। उनकी तो अपेक्षाएं थी कि मैं डॉक्टर बनूं, समाज चाहता था कि मैं इंजीनियर बनूं या मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। लेकिन जब मैं शुरुआती दौर में ही उनकी आशाओं और अपेक्षाओं को मैंने दरकिनार करके अपनी एक यात्रा को जब यात्रा मैंने अपने दिमाग में बनाई, वो उससे बिल्कुल अलग थी समाज से। तो आज भी अगर समाज चाहता है कि मैं एक ख़ास तरीके से काम करूं, एक ख़ास तरीके का ही अभिनय करूं,
तो मुझे उस पे मैं खरा नहीं उतर सकता, क्योंकि मेरे दिमाग में हर दिन नए नए चीज़ें जन्म ले रही हैं। हर दिन मुझे लगता है कि कुछ अपने अंदर कुछ और सुधार करना है। हर दिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ आगे और यहाँ जाना है। तो मेरा गोल सामने होता है। मैं अगर लोगों की आशाओं के अनुरूप अभिनय करूं या व्यवहार करूं, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूं, ये मेरे लिए इम्तहान का विषय नहीं है। देखिए, आप जिस भी कला में, कौशल में अपना जीवन गुजार रहे होते हैं, उस कौशल को हमेशा शान पर चढ़ाना जिसे कहते हैं, कि उसको मांझना, उसको नया बनाना, उसमें नए नए और चैलेंजेस वर्कआउट करना, इसके लिए आप क्या करते होंगे? जी, हमेशा उसी तरीके का अभिनय करने की कोशिश कि जो मुझे आगे ले जाए। जो कर चुका हूँ फिर से उसको दोहराने की मेरे अंदर में बिल्कुल ही इच्छा नहीं होती है। ज़्यादातर समय में ऐसा नहीं है, कभी कभी बहुत कोई अच्छी स्क्रिप्ट आती है, आपको लगता है कि आप कर तो चुके हैं लेकिन ठीक है, इसको कर लेता हूँ, थोड़े पैसे आ जाएंगे। लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत कम है मेरे अपने करियर में। ज़्यादातर जो निर्णय हुए हैं वो इस वजह से वो निर्णय हुए हैं कि ये मेरे अभिनय की आयाम को एक नया रूप देगा, मेरे अभिनय के आयाम को बढ़ाएगा। इस वजह से वो फैसले ज़्यादातर हुए हैं। जी, और अभिनय के कौशल को बढ़ाने के लिए हर दिन एक नई कोशिश होती रहनी बहुत ज़रूरी है। आपका ऑब्जर्वेशन की पावर, आपका अपने प्रति अपने आप को देखने की शक्ति बिना किसी जजमेंट के, वो लगातार पढ़ते रहना, लगातार फिल्में, नई नई फिल्में जो बन रही हैं, पूरी दुनिया में प्रयोग किए जा रहे हैं, उनसे अवगत होना, लगातार अगर रंगमंच के ऊपर ही ना सही, रंगमंच के बाहर रह कर के रंगमंच का दर्शक भी बने रहें आप, तब भी आप बहुत सीखते हैं। ये सब मेरी गतिविधियों में बहुत शामिल रहता है। अभी तो आप, मेरा ख्याल है कि आम तौर पर मुंबई में ही रहते हैं। जी। और क्या मुंबई में कुछ इस तरह का छोटा मोटा सोशल सर्किल जैसा भी आपका है, जिसमें अपने काम से अलग एक जीवन की गतिविधियों और मेल मुलाकातों का? जी, काफ़ी रहता है मेरा। मैं फिल्म इंडस्ट्री में, मेरे बहुत कम दोस्त हैं। ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो मेरे रंगमंच के बने हुए हैं और वही लोग हैं, या फिर फिल्म इंडस्ट्री में वो लोग हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं। अब जैसे मेरा एक दल है आशीष विद्यार्थी गजराज राव का, जो दल आशीष विद्यार्थी ने बनाया है उसमें वो अभिनय की बातें नहीं होती हैं, उसमें वो रंगमंच की बातें नहीं होती है, ना फिल्म की बातें होती है। ये आशीष विद्यार्थी ने अपने ढंग से बनाया हुआ है। हम लोग उसके एक बहुत बड़ा हिस्सा भी हैं और मुझे वो भी स्वीकार है। लेकिन मेरा एक दल ऐसा भी है जो जहाँ पर हम सिर्फ अभिनय और अभिनय की बारीकियों पर बात करते हैं, जो नई नई चीज़ें देखी उसको हम शेयर करते हैं, ये भी है। आशीष विद्यार्थी वाले ग्रुप में क्या होता है? ज़्यादातर गाने वाने होते हैं। अच्छा। उनकी पत्नी कलकत्ता से हैं, वो गाती वाती हैं बहुत अच्छा। व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है हम सब हैं, तो नई नई चीज़ें जानते हैं। मेरी बच्ची छोटी है तो सब के सब हमें गाइड करते हैं कि उस बच्ची को कहाँ किस क्लास में डालो, उसका और विकास कैसे हो, इस पर कैसे ध्यान दिया जाए। या फिर खाने पे बातचीत होती है कि भाई आज किसके घर में खाना बढ़िया बना है, वो व्हाट्सएप पे डाल देता है। या आज मैं किस रेस्टोरेंट में, नए से रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, एक बहुत ही यूनिक सा रेस्टोरेंट है, किसी को अगर आना है तो आ जाए। तो इस तरह की गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं जहाँ पर आप कुछ और चीज़ें सीख रहे होते हैं, कुछ और बातें कर रहे होते हैं, जो जीवन का और अलग पहलू हैं उस पर आप ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरा जो ग्रुप है मेरा, वो बना है मेरा, जिसमें कि हम नई नई फिल्मों के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड सिनेमा के बारे में बात करते हैं, अभिनय के बारे में बात करते हैं। वहाँ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मनोज बाजपेयी की बात हो। एक दल बना है मेरा जो नया पोर्टल हम लोग लेके आ रहे हैं, जिससे मैं जुड़ा हूँ। एक मेरे पैशन से मिलता जुलता है, मेरे जुनून से मिलता जुलता है, जैसे कि movies.com। movies.com का ऐसा हुआ है कि वो बिज़नेस नहीं है हमारे लिए, movies.com हमारे जुनून का हिस्सा है। तो नई नई फिल्में
हासिल करना, उनके अधिकार लेना, या शॉर्ट फिल्म बनाना। अभी मैंने दूसरी शॉर्ट फिल्म की है, तो शॉर्ट फिल्म 3 दिन में ख़त्म की है हमने। हम उसको लेकर के उत्साहित होते हैं। तो व्यक्ति की जो मेरा जीवन जो है वो सफलता असफलता के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। मेरा जीवन ज़्यादा से ज़्यादा बाकी चीज़ें तो पे काम करना तो है ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ नए लोग दोस्त यार बनाना, कुछ नए काम करना, जैसे कि movies.com कर रहा हूँ, कुछ नई चीज़ों पे महारत हासिल करना, कुछ नई चीज़ें सीखना, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा हम लोगों का मेरी यात्रा में ये सब चीज़ें ज़्यादा शामिल है। आप देखेंगे कि मेन स्ट्रीम कॉमर्शियल सिनेमा जो ख़ास तौर पर एंटरटेनमेंट जिस पे ज़्यादा थ्रस्ट होता है और जिसमें बिज़नेस वगैरह की बहुत 100 करोड़ का क्लब और 200 करोड़ का क्लब, उसकी जो दुनिया है, उस दुनिया में आपकी जो रसाई है, आपका प्रवेश क्या मुश्किल है? मतलब उससे एक समय ऐसा भी था जिसमें आपने वो सब भी एंजॉय किया है, लेकिन क्या वो दुनिया ऐसी है जिसमें बहुत आसानी से आप रम नहीं पाते? नहीं है, मतलब देखिए, मैं अभिनेता हूँ। अगर मेरे पास में कोई मेन स्ट्रीम फिल्म आती है तो मैं हमेशा देखता हूँ कि ये जिस जॉनर की फिल्म है, मेन स्ट्रीम है अगर, तो इसमें कोई नई बात हो रही है कि नहीं हो रही है, या जो रोल मुझे इसमें दे रहे हैं उसमें कुछ नया करने की मतलब उसमें गुंजाइश है कि नहीं है, और तभी मैं करता हूँ। और यही रूल मैं अपने इंडिपेंडेंट फिल्में जो करता हूँ या जो निश फिल्में करता हूँ, एक पैरेलल फिल्में जिसको कह सकते, समानांतर फिल्में जो करता हूँ, यही डिमांड मेरी उनसे भी रहती है कि सिर्फ एक डिफरेंट फिल्म होने के नाते मैं कोई वो सब फिल्में करता नहीं हूँ। अगर ये मेरे एक्टर को आगे लेके जा रहा है, अगर ये कहीं से बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, तब उनको करने की आवश्यकता होती है। 5 पैसे कम इधर मिल जाते हैं, 5 पैसे ज़्यादा उधर मिल जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई करोड़ों करोड़ मेरे झोली में रख देता है। लेकिन अच्छी बात जो मेरी यात्रा में ये रही है कि मेन स्ट्रीम में भी से भी लोग मुझे बुलाते हैं, और इस दुनिया के जो डायरेक्टर हैं समानांतर फिल्मों के, वो भी मुझे बुलाते हैं। तो उसमें मैं बहुत भाग्यवान समझता हूँ अपने आप को कि मेरी ज़रूरत आवश्यकता हर तरीके की फ़िल्मों में हो जाती है, जिस पे और हर तरीके की फ़िल्मों के साथ मैंने न्याय करने की कोशिश की है। मनोज जी, हम लोग बातचीत के करीब करीब आखिरी हिस्से में आ गए हैं। अब आपसे ये पूछेंगे कि नरकटियागंज से जो ट्रेन आपको पटना होते हुए और उसमें कुछ सफ़र बिना टिकट वगैरह होते होते जो दिल्ली पहुंची थी, और दिल्ली बेसिकली तो आप एक्टर ही बनने आए थे। जी जी। और एक्टर आप बन गए, और आज आप शोहरत के इस मुकाम पर हैं। जब आपने एक्टर बनना सोचा था और जब आप बन गए के बीच एक लीनियरिटी, मतलब आप सोचते हैं कि ऐसा ही एक्टर बनना था जैसा बना हूँ ऐसा ही बनना था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इससे अलग मुझे कुछ नहीं बनना था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप नाच गाना आपने क्यों नहीं किया। उसका कारण ये है कि दिल्ली में मैंने सिर्फ अभिनय सीखा और नाच के नाम पे मैंने छाव सीखा। तो मुझे उसमें महारत हासिल नहीं, क्योंकि मैंने किया ही नहीं, उस दिशा में गया ही नहीं। मैं हमेशा नसीरुद्दीन शाह जी जैसा अभिनेता बनना चाहता था, ओम पुरी जी जैसा अभिनेता बनना चाहता था, रघुवीर यादव जी जैसा मैं अभिनेता बनना चाहता था। कई बार लोगों ने कोशिश की मुझसे नाच गाना कराने की, लेकिन वो बेचारे निराश हो गए, क्योंकि मैंने वो उस कला में मैंने कभी अपना हाथ आजमाया नहीं था। अपने आप को कभी मैंने वो ट्रेनिंग ही नहीं दी कभी। शायद अगर मैंने ट्रेनिंग दी होती तो कोई बात कुछ और होती। तो चूँकि मैंने अपने आप को ट्रेनिंग दी नहीं है, तो ना मैंने अपने दिमाग को उस तरह से ट्रेन किया कि मैं उसमें उस तरफ जाता या उस तरफ मुझे स्वीकार किया जाता। तो ऐसी कोई उम्मीद थी भी नहीं। तो जिस तरह का अभिनेता मैं बना हूँ, इसी की कोशिश हमेशा से रही है और यही यात्रा आगे तक रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। बहुत ही दिलचस्प बातें थी और बहुत मज़ा आया। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। ये थे जाने माने एक्टर मनोज वाजपेयी। गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।